नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। फ्रेंड्स, क्षमा चाहता हूं देरी से वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन दोस्तों नए कोचिंग का सेटअप करने में बहुत ही समय लग गया और इस वजह से वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूं फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों अब वीडियो रेगुलर डाला जाएगा, जिस तरह पहले डाला जाता था। मॉर्निंग में फ्रेंड्स करेंट वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप पता है कि दरोगा का अभी सेट प्रैक्टिस मैंने कहा था, तो दोस्तों मैं आप सभी दरोगा अभ्यर्थियों के लिए सूचित करना चाहता हूं कि मैं आपको लिए लेकर के आया हूं दरोगा का, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टारगेट दोस्तों, 20 डेज टारगेट। हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, आप सभी फ्रेंड लुसेंट पढ़े होंगे, विस्तार से थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इन दोस्तों 20 दिन में हम क्या करेंगे, पूरे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और हम 2 टाइम 12 बजे से पहले एवं नाइट में 2 वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। और इन वीडियो में पूरे लुसेंट को ऑब्जेक्टिव वाइज ख़त्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी आपको सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है। जितना ऑब्जेक्टिव हो सके पढ़िए, जितना ऑब्जेक्टिव हो सके देखिए, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम है आपका। हिंदी जो है जिसमें आपको 30% लाना है फ्रेंड्स। कितना लाना है तो याद रखिएगा, हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। 30% नंबर आपको लाना आवश्यक है। एवं दोस्तों आपको जो है कम से कम दोस्तों 50 से प्लस 50 टू 65 प्लस स्कोरिंग आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको दरोगा में निकलेगा दोस्तों। ये मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 60 प्लस अगर आप लाते हैं, लड़का हैं तो, बॉयज़ हैं तो दोस्तों 55 प्लस अगर गर्ल्स हैं तो 55 प्लस अगर लाते हैं, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तब जा कर के आपको दरोगा में दोस्तों कुछ चांस बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों मेहनत कीजिए। आपने लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, अब मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे लुसेंट को टॉपिक वाइज ख़त्म करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखना ना भूलें और अपना थोड़ा सा बहुमूल्य समय जीके स्मार्ट क्लासेस पर ज़रूर दें, ताकि आपके एग्ज़ाम में सहूलियत हो सके दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आयोग ने 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम अनाउंसमेंट कर दिया है। और इसका आज दोस्तों 23 तारीख है दोस्तों, आज 23 तारीख है। और आज दोस्तों एडमिट कार्ड भी डाल दिया गया है, साइट पे। तो मेरे जितने भी दरोगा अभ्यर्थी साथी हैं वो जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और आज ही से पूरी तरह तैयारी करने में लगा दे। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि मैं पूरे लुसेंट को आपको टॉपिक वाइज ख़त्म करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों दरोगा में गारंटी लेता हूं कि आपका दरोगा ज़रूर निकलेगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं पुनः कि देर हुई वीडियो अपलोड करने में, लेकिन रोज़ाना अब दरोगा अभ्यर्थी के लिए 2 टाइम में वीडियो डालूंगा। एक डालूंगा 12 बजे से पहले और एक नाइट में डालूंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको लिए एक छोटा सा गाना है दोस्तों, जो गुनगुनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। देर हुई आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो, दिल ने दिल का साथ ना छोड़ा, हम ही यूं घबराए तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ सेट नंबर पहला। और ये प्राचीन भारत से है। उसके बाद दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो आता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा कथन असत्य है। प्लीज़ दोस्तों एग्जाम में जाएं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप क्या पढ़ लेते हैं, कहीं पे असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं और कहीं पर नहीं को है पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम में इन 2 बातों का ख्याल रख दीजिए। मैं पहले बता देता हूँ, किसी में लिखा रहता है कौन इसके लेखक नहीं थे और आप है समझ के टिक लगा देते हैं, कौन ये नहीं थे और कौन इस समिति में नहीं थे और आप है समझ के टिक लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इस वेद में 10 मंडल है। आप लोग जानते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। सही है दोस्तों। इसमें 1028 सूक्त है, ये भी सही है दोस्तों, सत्य है ये भी। इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस वेद के
ऋचाओं को पढ़ने वाले को खील कहते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है फ्रेंड्स, होत्री। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न, फटाफट देखेंगे दोस्त। ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया? अघन्य शब्द फ्रेंड्स बताइएगा, अघन्य शब्द बार बार पूछता है एग्जाम में, किसके लिए दोस्तों? तो ये गाय के लिए, गाय के मृत्यु पे अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? अघन्य का। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों फ्रेंड्स नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? किस विधि में, किस वेद में दोस्तों बलिदान विधि का वर्णन है? बताइएगा, बलिदान विधि का वर्णन है। तो ये दोस्तों है बलिदान विधि की वर्णन के बारे में चर्चा करता है दोस्तों, किसमें? तो ये करता है दोस्तों यजुर्वेद में। बलिदान विधि यानी कि जो विधि होता है, मंत्र तंत्र सब किसमें दोस्तों? तो ये यजुर्वेद में है दोस्तों, यजुर्वेद में। ठीक है, यज्ञों के लिए, बलिदान के लिए, ये सब यजुर्वेद में। वेद कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर। निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया है? तो कन्याओं के जन्म का निंदा दोस्तों किस वेद में किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। और ये किसके नाम पर रखा गया है? पूछ देगा, अथर्ववेद का नाम किसके नाम पर दोस्तों? तो अथर्वा ऋषि के नाम पे। याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो कल्प सूत्र से। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इसको याद कर लीजिए कि जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कल्प सूत्र से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, वेनसांग के निम्न में से किस पुस्तक में 128 देशों का विवरण मिलता है? तो वेनसांग किस पुस्तक के लेखक थे दोस्तों? सीयू की। किसके दोस्तों? तो सीयू के लेखक थे, ये याद रखिएगा। इंडिका किसका पुस्तक है दोस्तों? तो इंडिका मेगास्थनीज का पुस्तक है दोस्तों। किसका है? मेगास्थनीज का है दोस्तों। और रेहला आप जानते हैं दोस्तों, इब्न बतूता का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल हिस्ट्री भी आपको पता ही है। चलिए देखते हैं दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें दोस्तों? अथर्ववेद में, जो अंतिम वेद लिखा गया था अथर्वा ऋषि के नाम पर, तो उसी में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डी में, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। निम्न में से किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किनके द्वारा दोस्तों बताइएगा? 8वां का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। आप जानते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त, किनका दोस्तों? समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त के काल में जो सिक्का जारी किया है उस पे, उनके सिक्के पर वीणा बजाते हुए उनका चित्र दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, समुद्रगुप्त। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इनके बारे में एक और पूछ देता है कि हरिसेन किसके राज्य कवि थे? तो हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के ही राज कवि थे। और इलाहाबाद प्रस्थिति लेख किसने लिखा था? तो हरिसेन ने ही लिखा था। याद रखेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम का नहीं है या है, असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, इसमें बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है दोस्तों? 9 नंबर का है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त, ये गलत है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ये गलत है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, ये सही है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ये भी ठीक है दोस्तों। एहोल अभिलेख गलत है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं एहोल अभिलेख किसके में हुआ था दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मैंने बता भी दिया दोस्तों, एहोल अभिलेख किससे संबंधित? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण या उद्धृत नहीं दिया है, उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा? जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं है घटना की, उस काल को क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये याद रखिएगा। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ दिया जाएगा कि वो किस काल का है, तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है फ्रेंड्स, बताइएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है। तो दोस्तों मस्त प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो इसका उल्लेख है दोस्तों ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में, और ये सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है दोस्तों, ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 12 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है, तो किस राज्य में खोजा गया दोस्तों, तो ये खोजा गया गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में एक बात और पूछता है कि गुजरात में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा दोस्तों, तो लोथल था। कौन सा, लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे। अगर कोई आदमी लोथ हो जाता है तो क्या करता है, अपने जीवन को भोगता है। तो याद रखिएगा लोथल भोगवा, लोथल भोगवा, लोथल किस किनारे, भोगवा नदी पर। अगर पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कहाँ पर है, तो लोथल में स्थित है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, मस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ग्रिड पद्धति, यानी कि जाल पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी उन्होंने, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, हड़प्पा का जो मैपिंग है वो किस आकार की है, तो त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर, निम्न में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, जुड़वा राजधानी, तो ये कहा था दोस्तों कौन, पिग्गट ने। कौन दोस्तों, तो पिग्गट ने कहा था। कौन सा दोस्तों, पिग्गट ने। याद रखिएगा दोस्तों, किसने कहा था, तो पिग्गट ने कहा था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 15 का देखते हैं दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था भारत में। कहाँ पर दोस्तों, भारत में। ना तो मेसोपोटामिया में, ना मध्य अमेरिका में, ना मिस्र में। कहाँ किया गया था दोस्तों, तो भारत में किया गया था। इसके लिए ये याद रखेंगे दोस्तों। 15 का कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 का। अब वैदिक काल में आ गया दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल क्या है, बताइएगा दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल क्या है, तो ये है 1000 से 600 BC। कितना दोस्तों, 1000 से 600 BC दोस्तों। लेकिन वैदिक काल का पूछ दे तो कितना, पूरा वैदिक काल पूछ दे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, आप बताइएगा। तो उसका दोस्तों कमेंट में मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर बताएं, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा कि वैदिक काल का कार्यकाल कितना से कितना समय तक है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का है दोस्तों कितना, 10,000 से 1000 से 600। तो वैदिक काल का क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन है दोस्तों, 1500 से 1000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो दोस्तों 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, लोथल में मिला है। कहाँ पर दोस्तों, लोथल में। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल को ही लघु हड़प्पा एवं लोथल को ही लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे बिना दुर्ग का स्थान कौन सा है, तो चंदहुंद्रो बिना दुर्ग का स्थान है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस आंसर का कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों, अमाजू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू। चलिए दोस्तों देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के हैं। तो मापक किस गुणक भार के हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, 16 के गुणक के। कितना दोस्तों, 16 के गुणक में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, निम्न में से किस महाजन पद का क्षेत्र मुंगेर बिहार से था। निम्न में से किस महाजन पद का क्षेत्र मुंगेर
बिहार से था दोस्तों। तो किस महाजनपद का दोस्तों 21 का, तो 21 का सी हो जाएगा दोस्तों चंपा। किसकी दोस्तों, चंपा। ठीक है दोस्तों, चंपा का अवशेष आज भी भागलपुर और मुंगेर में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 22 नंबर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर निम्न में से कौन थे दोस्तों। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड्स, बताइएगा, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, पूछा गया। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होइएगा तो आपको पता होगा कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। तो ये थे दोस्तों संभवनाथ जी। कौन थे दोस्तों, संभवनाथ जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा, 22 का डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 23 में है हड़प्पा सभ्यता। एक मिनट फ्रेंड्स, 23 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हल से जोते गए का साक्ष्य कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। और कालीबंगा को क्या कहा जाता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर चूड़ी उद्योग था दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखते हैं 24 है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से पूछ रहा है दोस्तों, असत्य है, सत्य मत देख लीजिएगा। क्या पूछ रहा है, असत्य है। जैन धर्म के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है। तो दोस्तों देखिएगा, इसका 24 का देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। तो दोस्तों ये असत्य है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, पकड़ा गया, बी ही होगा इसका आंसर। 24 का कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा की ही मान्यता थी दोस्तों। ठीक है, जैन धर्म में किसकी मान्यता थी, तो आत्मा की मान्यता थी। इसके लिए कौन सा असत्य हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 25 है, निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति में बुद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस बौद्ध संगति में हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। तो 25 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर के दोस्तों, ये अथी में हुआ था दोस्तों, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ था फ्रेंड्स। इसका जो है तो दोस्तों चतुर्बौद्ध संगति जो है वो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। और कुंडल वन में दोस्तों किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 25 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों 26 है दोस्तों। 26 के बारे में देखेंगे, निम्न में से, एक मिनट फ्रेंड्स, देखेंगे निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। फिर से पूछ रहा है दोस्तों, गलत है, तो निम्न में से कौन सा मिलान गलत है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कौन सा मिलान गलत है निम्न में से। बोल रहा है द्वैताद्वैत दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का, बताइएगा निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो इसका हो जाएगा द्वैताद्वैत का रामानुज, ये गलत है दोस्तों। कौन सा है, गलत है। बाकी बात ये सब सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। और द्वैताद्वैत का कौन सा हो जाएगा, तो इसका मैंने दे दिया रखा है दोस्तों, कौन है, तो निम्बकाचार्य है दोस्तों। कौन है, द्वैताद्वैत का निम्बकाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे। चलिए 27 है दोस्तों। 27, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था। तो दोस्तों बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया था दोस्तों। तो जीवक को, किसके दोस्तों, जीवक को भेजा था। कौन भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था दोस्तों। अच्छा, बिंबिसार के बारे में पूछ देता है, बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे। किस वंश के दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 28 नंबर है, निम्न में से किस शासक का उपनाम कुनिक था। तो किस शासक का नाम दोस्तों कुनिक था, उपनाम दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा आंसर है किसका, तो अजाद शत्रु का नाम दोस्तों। मैंने जो टेलीग्राम पर दोस्तों जो हमारा क्यूज चलता है तो ये सारा मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ दोस्तों। कौन था दोस्तों, तो कुनिक था दोस्तों। कौन था, कुनिक नाम था, अजाद शत्रु का उपनाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है। फिर से पूछ रहा है असत्य, निम्न में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है। तो दोस्तों इसमें देख लेंगे, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार के भद्रसार कहा गया है, ये भी सही है दोस्तों, भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है, ये भी सही है दोस्तों। जैन धर्म में बुद्ध, ये भी सही है।
अब मित्रघात कहा गया है, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में, ये भी सही है दोस्तों। और बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है जैन ग्रंथों में, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों कोई गलत नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, कोई असत्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 30 नंबर। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों। तो 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है, तो किस मंडल में है दोस्तों बताइएगा। 30 का ए हो जाएगा दोस्तों, 7वें मंडल में। किस में है दोस्तों, 7वें मंडल में है दोस्तों। 9वें में क्या है, तो सोमदेव की चर्चा है 9वें मंडल में दोस्तों, याद रखिएगा। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा मिलती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना मंडल है टोटल, 10 मंडल है दोस्तों। 31 देख रहे हैं दोस्तों। 31, निम्न में से कौन सा बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो अशोक को कौन सा बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी दोस्तों। मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा, क्योंकि बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो उपगुप्त को। किसको, उपगुप्त को। तो याद रखिएगा। अलार कलाम कौन था दोस्तों, तो अलार कलाम बुद्ध का प्रथम गुरु था, जिसने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक होना चाहिए दोस्तों, आजीवन हो गया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो मखली गोशाल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 32 का। तो दोस्तों ए हो जाएगा, मखली गोशाल। यहाँ पे आजीवन नहीं है दोस्तों, आजीवक होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोशाल थे दोस्तों। और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे, तो बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड। देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है, अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो किस शिलालेख में दोस्तों बताइए, धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया जनता को। तो दोस्तों 14वीं शिलालेख में। किस में, 14वें शिलालेख में। अच्छा, पूछ देता है कलिंग विजय, अशोक के कलिंग विजय की चर्चा किस युद्ध में मिलती है, तो 13वें शिलालेख में दोस्तों। किस में, 13वें शिलालेख में। तो ये याद रखिएगा। सबसे दोस्तों बड़ा अभिलेख कौन सा है, सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का, तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है दोस्तों। और एवं सबसे छोटा, तो दोस्तों रुमनदेही अभिलेख सबसे छोटा। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। देखते हैं 34 नंबर। अशोक निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है। अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार का एग्जाम है, दरोगा आपका बिहार का एग्जाम है, इसलिए बिहार से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है फ्रेंड्स। 34 का बोल रहा है नहीं है, तो कौन सा, तो टोपरा स्तंभ लेख बिहार से संबंधित नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अशोक का टोपरा स्तंभ लेख बिहार से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। रामपुरवा अभिलेख भी है दोस्तों, लौरिया अरेराज अभिलेख भी है, और लौरिया नंदगढ़ अभिलेख भी है दोस्तों, चंपारण में पड़ता है। तो ये तीनों हैं। और टोपरा अभिलेख दोस्तों क्या है, नहीं है, इसके लिए ए आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो किसकी हत्या कर दोस्तों उसने दोस्तों नींव डाली थी, शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों। तो 35 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 35 का बी आंसर, बृहदरथ। तो अगर पूछ दे दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन, तो बृहदरथ। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। मौर्य वंश में आ जाता है पहले चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद कौन आता है दोस्तों, तो बिंदुसार, उनका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आता है दोस्तों, अशोक एवं सुसीम। सुसीम की हत्या अशोक ने कर दी थी, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और अशोक के कुणाल आ जाता है उत्तराधिकारी, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है। तो विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले हिंद यूनानी ने दोस्तों, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण आया दोस्तों। अच्छा, हिंद यूनानी के बारे में एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो क्या होता है, सबसे पहले सोना का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले कौन है दोस्तों, तो हिंद यूनानी है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे शुद्धतम सिक्का चलाने वाले कौन है दोस्तों, तो शक एवं कुषाण दोनों ने शुद्धतम चलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कुषाणों ने चलाया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। तो 37 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले निम्न में से किसने सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले भारत में, अभी मैंने बताया दोस्तों, किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो हिंद यूनानी ने फ्रेंड्स। किसने, हिंद यूनानी ने। तो सी आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास निम्न में से
किस क्षेत्र में हुआ था, तो कुषाण काल में पूछ रहा है दोस्तों। किस क्षेत्र में हुआ था, तो वास्तुकला में। किस में दोस्तों, वास्तुकला में। तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विस्तार किस में, वास्तुकला में दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, तो पूछ देगा बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण कहाँ, कब, किस काल में हुआ था दोस्तों, तो कुषाण काल में हुआ था। और ये वास्तुकला का ही उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 39 नंबर। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों, तो गुप्त शासक कौन था फ्रेंड्स, तो 39 का हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। कौन, समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और इलाहाबाद प्रस्थित किले किससे संबंधित है दोस्तों, समुद्रगुप्त से। बार बार चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है। और जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, तो हरिसेन लिखे थे, उसके राज्य कवि थे, राज्य दरबारी कवि थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 40 नंबर है। निम्न में से बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। फाहियान पूछ रहा है दोस्तों, किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। किसने के काल में दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। चलिए इसके बारे में आने वाले यात्री की चर्चा है, तो चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में, तो उस समय कौन था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस के बाद दोस्तों, तो बताइएगा, आप आंसर बताइएगा। मैंने बार बार आपको इसके बारे में बताया था कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है दोस्तों। हेनसांग किसके, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग किसके, हर्षवर्धन के। और फाहियान किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। निकोलो कंटी कहाँ आया था, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 41। यह गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो कौन सा था दोस्तों जो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कौन सा, उज्जैन। कौन सा, उज्जैन हो जाएगा गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। अब देखते हैं दोस्तों 42 नंबर। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, तो किस शाखा से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि बौद्ध को आप जानते हैं हीनयान और महायान में बदल दिया गया था, तो किस शाखा से संबंधित है दोस्तों, तो ये महायान से संबंधित है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए 43। निम्न में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया था, तो किसने लिखा था दोस्तों, 43 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे दोस्तों। अच्छा, प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा दोस्तों, आर्यभट्ट। और किस देश की सहायता से छोड़ा गया था, तो सोवियत संघ की सहायता से छोड़ा गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, तो ये सत्य है दोस्तों। चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ये इसके संस्थापक विजयालय थे, बाकी सब क्या है दोस्तों, गलत है फ्रेंड्स। टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, लंबा वीडियो होने की वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों। चलिएगा देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विजयालय थे। इसका मैं थोड़ा सा कर लेता हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन मैंने देखा नहीं, तो इसका कर लेते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, विजयालय थे, तो दोस्तों जी इसका 44 का दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 और 2, ये भी सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी, तो तराइन की किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर द्वितीय युद्ध में, तराइन की द्वितीय युद्ध में। किस में हो दोस्तों, द्वितीय युद्ध में। आप लोग को दोस्तों एक वर्क दे रहे हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, उसका इस भी कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरे लूसेंट को दोस्तों टारगेट के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ख़त्म करेंगे हम दोस्तों, और इसका टारगेट है 20 डेज, दरोगा बना के छोड़ना है दोस्तों। जीके स्मार्ट क्लासेस ने आपको उठाना है, अब की बार आप सभी अभ्यर्थियों को दरोगा बनाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं 46 देखते हैं दोस्तों। हर्ष के समय में प्रयाग में
प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रति हर्षवर्धन के समय में जो किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दोस्तों महामोक्ष परिषद। क्या कहा जाता दोस्तों? महामोक्ष परिषद। तो ये याद रखेगा। और ये किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष पे किया जाता था इसका आयोजन। चलिए देखते हैं 47 का। 47 का है दोस्तों, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? तो किस में हुआ था दोस्तों? किस नदी के भी पर हुआ था? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय में, जिसमें हर्ष को की पराजय हुई थी दोस्तों। तो 47 का हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। कहाँ पर दोस्तों? नर्मदा में हुआ था। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुई थी? तो नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें किसको हार का सामना? तो हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ता हर्ष को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 48 है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो उपेंद्र राज थे परमार वंश के संस्थापक। कौन दोस्तों? उपेंद्र राज। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों 49 है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार का कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से। और यहीं पर प्रथम उपदेश दिए थे कौन? बौद्ध। यहाँ पर क्या दिए थे? प्रथम उपदेश बौद्ध दिए थे। और इसी को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। तो इससे याद रखेगा, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो बिहार जहाँ पर दोस्तों जो आते हैं, धार्मिक लोग जो आते हैं, भिक्षु आते हैं, उसमें ठहरते हैं, उसी को बिहार कहा जाता है। तो ये सारनाथ में और यूपी में पड़ता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी दोस्तों? तो पाल वंश के शासक द्वारा। किस वंश का? पाल वंश का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट सेट दोस्तों मैं नाइट को डाल दूंगा दोस्तों। तो याद रखिएगा सेट नंबर 2 भी देखना ना भूले। और दोस्तों लुसेंट आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, लेकिन पूरे लुसेंट को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको मैं दरोगा एग्जाम से पहले खत्म करवाऊंगा। तो बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें, अपना सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। अब रोज़ाना मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो दोस्तों आता रहेगा करेंट का। और एक बात और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही और अभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 टाइम में मॉर्निंग में दरोगा स्पेशल का चलता है सेट दोस्तों, जो 7:30 बजे, और इवनिंग में 5:30 बजे चलता है दोस्तों। वो भी दरोगा ही सेट के लिए है, लेकिन महत्वपूर्ण ऑल सब्जेक्ट के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो 2 टाइम में चलता है सेट। आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जा कर के ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मैं लाता रहूँगा आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ।